अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन जो था वो ख़त्म किया था और फिर आज से हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 7 है और इसका नाम वर्क, पावर एंड एनर्जी है। और फिर आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर जो है वो हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो वर्क और पावर है। मतलब इन दोनों के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, इनके फार्मूले वगैरह, इनकी जो है वो यूनिट्स वगैरह और जितने भी मज़ीद कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें हम लोग इस चैप्टर का, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपको अगर याद हो तो हमने न्यूटन के कुछ लॉज पढ़े थे, जिनकी मदद से हमने कुछ इक्वेशंस वगैरह भी जो है वो बनाई थी। उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम, ऐसी बॉडीज़ कि जो मोशन के अंदर हैं, मतलब जिनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं हम लोग और वो जो है वो एक्सेलरेट करती भी जा रही हैं, इस तरह के सिस्टम्स को हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किया था, स्टडी किया था काफ़ी डिटेल के अंदर। और जितने भी प्रॉब्लम्स इन किस्म के सिस्टम से रिलेटेड थे वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने वहाँ पे जो सॉल्व किए थे बाय यूजिंग न्यूटन के जितने भी हमारे पास लॉज हैं या फिर जितनी भी इक्वेशंस हैं। मतलब डायरेक्ट हम उन्हें अप्लाई करते थे और हमें जो है वो आंसर मिल जाता था कि एक गाड़ी है, शुरू में जो है वो स्टार्ट हुई, अब इतनी देर के बाद कहाँ पे हो जाएगी, कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगी। या फिर एक गाड़ी है जो इतनी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, इसका मास कितना है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर सॉल्व करके आ चुके हैं। और न्यूटन की जितनी भी इक्वेशंस थी इन्हें हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर जो है अप्लाई करते थे। लेकिन अगर हम लोग देखें तो दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशंस भी हैं कि जिनकी मदद से हम लोग काफ़ी आसानी से, मतलब वहाँ पे अगर हम लोग देखें न्यूटन के जितने भी लॉज थे तो कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं हमारे लिए। लेकिन अगर हम लोग दूसरे हाथ पे देखें तो हमारे पास ऐसे रिलेशंस भी हैं कि जिनकी मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो न्यूटन के लॉज के ज़रिए से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते आसानी से, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशंस हैं कि जिनकी मदद से हम लोग काफ़ी आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो रिलेशंस हैं ये कंटेन करते हैं या फिर इनके अंदर जो है वो एक क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है जिसको हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रिलेशंस के जिनके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व हो और इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग या कॉम्प्लेक्स जितने भी हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स हैं, जो मूविंग बॉडीज़ हैं, उनको काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम लोग एनर्जी की बात करें, ठीक है, क्योंकि इन रिलेशंस को हम इस वाले चैप्टर के अंदर जो वो स्टडी करेंगे और पढ़ेंगे, तो एनर्जी को समझना जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एनर्जी को आप लोग देखें तो एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है कि जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तकरीबन तमाम किस्म की साइंसेस के अंदर जो है वो इसे स्टडी किया जाता है। काफ़ी सारे जितने भी हमारे पास साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसका कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के अंदर जो है वो पढ़ाया भी जाता है और बच्चे जो है वो सीखते भी हैं। लेकिन अगर असल में देखा जाए तो एनर्जी को समझना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। और अभी तक अगर आप लोग जो है वो सर्च करो, अगर देखो तो एनर्जी की कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन अभी तक मौजूद नहीं है और कोई भी इसको सही से समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज़ है, एनर्जी है क्या असल में। हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं एनर्जी को कि ये जो एनर्जी है, फिर ये जो क्वांटिटी है, ये क्या करवा सकती है। इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी और इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे कि द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि कोई अगर चीज़ ये काबिलियत रखती है, ये एबिलिटी रखती है कि वो वर्क करवा सके, तो हम बोलते हैं कि उसके पास एनर्जी है। एनर्जी की क्या डेफिनेशन है ये नहीं बता, हम लोग ये बताते हैं कि ये क्या करवा सकती है। ठीक है, तो एनर्जी को समझने के लिए इससे क्लोजली रिलेटेड जो चीज़ है, और हमारे पास हम उस चीज़ को बोलते हैं कि ये एक लिंक भी है बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, या फिर एनर्जी को समझने के लिए समझने के ये प्री रिक्विजिट है या फिर एक फाउंडेशन है कि जिसके बाद हम लोग एनर्जी को जो समझ सकते हैं। और वो जो चीज़ है वो हमारे पास वर्क है, और वही आज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, वर्क। और फिर इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के अंदर। एनर्जी जब हमें समझ में आ जाएगी, पहले वर्क समझेंगे, वर्क का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एनर्जी को समझेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी की जो है हमारे पास टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, लॉज हैं ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और फिर मज़ीद जो है वो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझेंगे और कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशन जो है वो भी बनाएंगे, जिनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे।
और साथ ही साथ जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो भी आज की इसी वीडियो के अंदर जो है हम लोग कवर करेंगे, या फिर उसको भी जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से, और थोड़ा सा जो है हम लोग स्पीड अप करेंगे, जल्दी जल्दी लेके जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ी हुई हैं। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल जो है वो हम लोग लेंगे इसकी। तो वर्क की अगर बात करें तो डेली लाइफ के अंदर, इन डेली लाइफ वर्क इज़ एन एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स मस्कुलर और मेंटल एक्सर्शन। डेली लाइफ के अंदर हम लोग वर्क को किस तरह से देख रहे होते हैं, या फिर वर्क को किस तरह से जो है वो डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, काम को किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि ये एक एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करे मस्कुलर और मेंटल एक्सर्शन, मतलब जिसके अंदर आपके मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हो रहे हों, या फिर मेंटल एक्सर्शन जो है वो आपकी लग रही हुई है, मतलब दिमाग इस्तेमाल हो रहा हो, तो आप बोलते हो कि ये जो है ये काम है। जैसे मसल्स वाली एग्जांपल लो तो कोई जो है वो अगर कोई काम कर रहा है आगे पीछे, डेली लाइफ के जितने भी काम हैं मसल जिसके अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे ये काम कर रहा है। या फिर अगर बैठा हुआ कुछ पढ़ रहा है, कुछ लैपटॉप के ऊपर जो है वो लगा हुआ कुछ रिसर्च वगैरह कर रहा है, अपना असाइनमेंट बना रहा है, तो उसे भी हम लोग बोलते हैं कि ये काम कर रहा है। लेकिन अगर फिज़िक्स के अंदर देखा जाए, बट इन फिज़िक्स इट इज़ डिफाइंड एज, तो फिज़िक्स के अंदर इसकी जो मीनिंग है, इसका जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्या है, वो यहाँ से जो है वो हमारे पास आया हुआ, जो कि इसकी डेफिनेशन भी है कि वर्क इज़ डिफाइंड इन फिज़िक्स एज फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वाइल बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड, कि किसी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं, ठीक है, और वो बॉडी डिस्प्लेस कर जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है, कि आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई और वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस हो गई, या फिर उसने जो है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे वर्क हुआ है। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। या फिर इसको इस तरह से भी आप लोग जो है वो डिफाइन कर सकते हो कि सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर आप लोग प्रोडक्ट लो, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है, आगे हम लोग देखेंगे भी, तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है नई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। तो ये दोनों इसकी जो है डेफिनेशंस हैं। अब अगर मैथमेटिकली इसको हम लोग जो है वो समझें, या फिर समझ लें कि ये किस्म का जो है वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे इसका बना रहे हैं मैथमेटिकली, या फिर इस तरह से लिखें कि इसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो मैथमेटिकली भी इसकी जो है वो एक डेफिनेशन है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग फार्मूला बनाते हैं, और इसी चीज़ को आगे जो ऊपर हम लोगों ने जो डिफ़ाइन की, उसी को देखते हुए ये वाली मैथमेटिकल डेफिनेशन भी जो हमने बनाई है कि प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपके पास रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग वर्क को वैसे समझें इस वाली चीज़ से, तो हम जो है वो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, और ये इसी डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेस हो रही है, मतलब फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी, उसके ऊपर फोर्स लगाई हमने, और ये जो है वो डिस्प्लेस करके अब यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसने जो है वो 2 मीटर का फासला तय कर लिया है, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया है, यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे जितनी आपने फोर्स लगाई, फ़र्ज़ करो कि 5 न्यूटन की फोर्स लगाई होगी, तो ये बॉडी यहाँ पे गई, हमने क्या बोला कि यहाँ पे वर्क हुआ है। लेकिन अक्सर केसेस के अंदर ऐसा नहीं होता कि जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव कर रही हो। जैसे काफ़ी सारी एग्जांपल्स हमने मैट्रिक क्लास के अंदर भी ली थी कि फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो आपके पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, और आपने इसके ऊपर जो है वो रस्सी बांध दी, और रस्सी बांध के इसको यूँ खींच रहे हो, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर नहीं खींच रहे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर नहीं खींच रहे, बल्कि यूँ खींच रहे हो, ठीक है। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जो ये ब्लॉक है वो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने बचपन के अंदर की भी होगी, ट्रक के आगे रस्सी बांध के जो इस तरह से इस मतलब एंगल के साथ जो है आप रस्सी को पकड़ते थे और फोर्स लगाते थे, और जो ट्रक होता था वो इस तरह से जा रहा होता था। या फिर आपने जो है वो, हमने मैट्रिक क्लास के अंदर कौन सी एग्जाम्पल ली थी, वो घास काटने वाली जो मशीन होती है, ग्रास ऊपर जिसको बोलते हैं, उसको भी जो है वो माली वगैरह किस तरह से पकड़ के खींच रहे होते हैं, वो उसका हैंडल इस तरह से होता है और वो यूँ जो है मूव कर रही होती है। मतलब क्या कि फोर्स जो है वो आपके पास एंगल के ऊपर आ गई, फोर्स आपके पास एंगल के ऊपर आ गई। एक क्या है कि एंगल के ऊपर ना आए, डायरेक्ट जो है वो जिस डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही हो, या फिर दूसरे लफ्ज़ों के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल हो वो ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो वाला केस ये जिसके अंदर सिंपली आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को और
डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास वर्क आ जाता है। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान एंगल बना हुआ हो, इसको डी से शो करो या एस से शो करो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एंगल के ऊपर फोर्स लग रही हो तो इस केस के अंदर किस तरह से वर्क को कैलकुलेट किया जाए, या फिर इस केस के अंदर होगा क्या, असल में क्या हो रहा होगा इस केस के अंदर। इस केस के अंदर हो ये रहा होगा कि जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, जो कंपोनेंट होगा फोर्स का इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट के अंदर वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको मूव करवा रहा होगा, दूसरे वाला कंपोनेंट इसका ज़ाया हो रहा होगा। और वो कैसे हो रहा होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इस वाली एग्जांपल से देख लेते हैं। ये वाली जो बॉडी है वो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई हुई है, सही है। अच्छा, सबसे पहले अगर इसको हम लोग क्लियर करें तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलता है, वर्क की वैल्यू मिलती है। सबसे पहले वाली इस वाली डेफिनेशन से तो ये वाला फॉर्मूला बन गया कि W = F × S, सिंपल। इसका मैग्नीट्यूड डालो फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट जितना किया उस बॉडी ने वो डालो, मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। लेकिन अगर ये वाला केस हो तो फिर क्या होगा कि बॉडी डिस्प्लेस इस डायरेक्शन के अंदर कर रही है और आप फोर्स जो यूँ लगा रहे हो। फर्ज करो कि ये वाला जो आपके पास ब्लॉक है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने जो रखा हुआ है इस तरह से, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था और इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगाई एंगल बना के, और वो इस तरह से जो है मूव कर रहा है, वो इस तरह से जो है वो मूव कर रहा है। ये आपके पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें और फोर्सेस वगैरह बनाएं दूसरी, तो एक तो इस ब्लॉक की जो है वेट की फोर्स होगी, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ लग रही होगी, वेट की फोर्स। और आपके पास जो है वो अगर इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व करें, इसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो एक कंपोनेंट जो है वो इसका आएगा यहाँ पे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, Fx वाला कंपोनेंट, अगर इसको आप x एक्सिस जो है वो कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। और एक जो है वो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, F का y वाला कंपोनेंट, और ये इसका जो है वो वेट वाला कंपोनेंट है, इस ब्लॉक का वेट का कंपोनेंट है जो नीचे की तरफ इस तरह से लग रहा होगा। और अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है y वाला F का, और जो वेट है इस बॉडी का, क्या ये दोनों आपस में बैलेंस नहीं है, ये दोनों आपस में बैलेंस होंगी तभी तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो पड़ा हुआ है इस y एक्सिस के अंदर, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि y का जो कंपोनेंट होता है, F का जो y वाला कंपोनेंट होता है, वो वेट की फोर्स से बैलेंस हो जाता है, वेट की फोर्स से इस केस के अंदर सिर्फ क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। या फिर इस तरह से समझ लो कि y वाला कंपोनेंट इस वाली फोर्स का ज़ाया हो रहा है, वो डिस्प्लेस नहीं करवा रहा इस वाले ऑब्जेक्ट को। डिस्प्लेस कौन सा वाला जो है वो आपके पास कंपोनेंट करवा रहा है, F का x वाला कंपोनेंट, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है कि जो इसको इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर या फिर इस डायरेक्शन के अंदर x एक्सिस के अंदर जो है इसको डिस्प्लेस करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, Fx, यही वाला जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो इसको मूव करवा रहा होगा या फिर जो वर्क डन करवा रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही वाला कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे कंसीडर करते हैं, और हमें पता है कि Fx का जो कंपोनेंट होता है वो कैसे है या फिर किसके बराबर होता है। Fx का जो कंपोनेंट होता है वो F cos थीटा के बराबर होता है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो तभी यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि इस वाले केस के अंदर, ये पहला केस था ये वाला, और समझ लो कि ये दूसरा केस है, तो इस केस के अंदर y वाला कंपोनेंट ज़ाया हो गया, x वाला कंपोनेंट जो है वो हम लोग लेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा है F cos थीटा, क्योंकि यही बॉडी को जो है वो डिस्प्लेस करवा रहा है और यहाँ पे वर्क डन करवा रहा है, और साथ में जो है वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हुई है वो, तो F cos थीटा × S, फिर हमने F और S को साथ लिख दिया, बीच में डॉट लगा के, या फिर डॉट का मतलब जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास एक cos थीटा लगा हुआ है जो कि यहाँ पे था। और अगर देखें हम लोग इसको गौर से और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, उनमें से वो अगर हम लोग याद करें तो ये वाली जो चीज़ थी वो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर बनती थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड साथ में जो आपके पास cos थीटा। तो ये जो है वो आपको किस चीज़ की वैल्यू दे देता है, या फिर ये किसके इक्वल होता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, इस तरह से फॉर्मूला था ना करके कुछ कि A डॉट B जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर और साथ में cos थीटा। तो इसको रिप्लेस करके हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, मतलब वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख दिया कि पहला वाला वेक्टर डॉट दूसरे वाला वेक्टर, कि इन दोनों को जो है वो आप मल्टीप्लाई करवाओ, ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास जो है वर्क आता है। और यहीं से जो है वो हम लोगों को पता लगा, यहीं से हमें पता लगा कि वर्क जो है वो आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ लिख दो कि वर्क जो है वो आपके पास
एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो वर्क आ रहा है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है और तभी इसके अंदर जो है वो कॉस थीटा भी जो है इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग ने बता भी दिया कि ये जो हमारे पास वर्क है ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे आप लोग तो आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? वर्क मिलेगी। फिर इसके बाद इसकी जो है वो लास्ट जो चीज़ रहेगी हमारे पास वो यूनिट है। और यूनिट अगर देखें हम लोग तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो वर्क की जो यूनिट बनी वो न्यूटन इंटू मीटर बनी और न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल। तो इसकी जो SI यूनिट है या फिर MKS सिस्टम के अंदर जो बेसिकली SI सिस्टम ही है, हम लोग वर्क की जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो जूल करते हैं। तो ये आपके पास जो है वो वर्क की थोड़ी सी जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। अब इसकी जो है वो हम लोग केसेस के ऊपर चलते हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं उन्हें पढ़ते हैं और फिर जो पावर है उसको हम लोग देखेंगे सेम इसी तरह से। अच्छा, स्पेशल केसेस कौन कौन से हैं इसके? स्पेशल केसेस जो है उनमें से पहला केस आपके पास ये है कि इफ़ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास थीटा जो है वो 0 डिग्री है फोर्स और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान, तो हमारे पास जो वर्क होता है वो क्या कहलाता है? वही जो हम लोग अभी पीछे जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। और इसकी अगर डायग्राम बनाएं तो ये आपके पास जो है वो बॉडी है और आप लगा रहे हो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर और जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर यहाँ पे इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 0 डिग्री का। तो इस केस के अंदर आपके पास फार्मूला क्या होगा और जो है वो इस किस्म के वर्क को हम लोग क्या कहेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। फार्मूला क्या लगेगा वर्क डन का? F इंटू एस। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉज 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास किसके? 1 के इक्वल होती है। कैलकुलेटर के अंदर डाल के देखना, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, अगर कॉस थीटा भी लगाओ यहाँ पे, चलो कॉस थीटा हम लोग लगा देते हैं, तो F इंटू एस कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 होती है। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो F इंटू एस आएगा। मतलब कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको हम लोग जो मैक्सिमम वर्क बोलते हैं। मैक्सिमम वर्क हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, मैक्सिमम वर्क हो रहा है। सबसे पहले तो आप, क्योंकि आपका फोर्स का कोई भी कंपोनेंट ज़ाया नहीं हो रहा, पूरे का पूरा जो कंपोनेंट है वो वर्क डन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वर्क डन करवा रहा है, तो मैक्सिमम वर्क होता है। और इस किस्म के वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, इस किस्म के वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वर्क। और अगर इसकी एग्जांपल देखें इस केस की, पहले वाले की, तो पहली एग्जांपल जो है वो हमारे पास इसकी कौन सी है कि एक स्प्रिंग है जिसको अगर आप जो है वो स्ट्रेच करो, ठीक है, ये अगर स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके आगे आपने एक ब्लॉक लगा दिया और इसको जो है वो इस तरह से इसके ऊपर डिस्प्लेस करो, या इसको जो है वो आप खींचो, स्ट्रेच करो। ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग था, इसको अब आपने स्ट्रेच कर दिया और यहाँ पे जो आपके पास ब्लॉक लगा हुआ है, इसको जैसे ही छोड़ोगे तो ये मूव करेगा, यानी कि स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ब्लॉक भी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। तो सिंपली एक स्प्रिंग की एग्जांपल है। और जो आपके पास दूसरी एग्जांपल है वो कौन सी है? लिफ्टेड अप, और कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में, एनीथिंग लिफ्टिंग अपवर्ड, कोई भी चीज़ अगर आप लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, जैसे आपके पास ये जो है वो एक ब्लॉक है और आप इसके ऊपर जो है फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन के अंदर और ये ऊपर की तरफ ही जाए, मतलब ऊपर की तरफ ही इसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी हो, तो हमारे पास ये भी जो केस है वो पॉजिटिव वर्क का है। या फिर सिंपली अगर हमने जो यहाँ पे एग्जांपल दी कि ये बॉडी है, इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हो और इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है, तो ये पॉजिटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क कब होगा? कि जब आपके पास एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 0 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास पहला केस था। इसी तरह अगर दूसरा केस देखें हम लोग, तो दूसरा केस जो है वो आपके पास क्या है कि जब थीटा या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाए 180 डिग्री का। ठीक है, या फिर इस तरह से कहें कि जो आपके पास एंगल है फोर्स का वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से 180 डिग्री का हो। मतलब आपके पास जो बॉडी है
वो इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर कर रही है, और आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर इस तरह से, आप फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर इस तरह से। ऊपर वाला भी मतलब हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हो और आप वर्टिकल भी देख सकते हो, दोनों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि बॉडी जा रही है यूँ ऊपर की तरफ, ठीक है, और उसके ऊपर जो है फोर्स लग रही है यूँ नीचे की तरफ, फोर्स इसके ऊपर लग रही है नीचे की तरफ। तो आपके पास क्या हुआ यहाँ पे कि जो एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान वो 180 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि एक लाइन का जो एंगल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉस थीटा होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है, कॉस 180 जब आप लोग कैलकुलेटर के अंदर देखोगे डाल के, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ पे f इंटू एस और -1, और जो फाइनल आपके पास वर्क की वैल्यू आएगी वो -f इंटू एस आएगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क। इस वर्क डन को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव वर्क, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वर्क हो रहा है, डिस्प्लेस जो बॉडी हो रही है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और अगर इसकी आप लोग जो है वो एग्जांपल देखें, इसकी आप लोग एग्जांपल जो हम लोग ने यहाँ बनाई है, हम लोग खुद से वही जो है वो देख लेते हैं। एक एग्जांपल इसकी कौन सी है कि जब कार रोड के ऊपर जो है मूव कर रही हो, ठीक है, कार है रोड के ऊपर मूव कर रही है, इस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रही है। अब आपने जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दी, आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगाना छोड़ दी, और उल्टा क्या किया कि ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी। तो जब आप लोग ब्रेक लगाओगे तो आपको पता है कि फ्रिक्शन टायर और रोड के दरमियान बढ़ जाती है, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स इसके ऊपर लगती है, कार के ऊपर। तो क्या होगा कि ये जो फोर्स है और ये जो आपके पास बॉडी जिस डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेस कर रही है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री का। और होगा क्या कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी ये कम होती जाएगी, मतलब इसकी स्पीड जो कम होती जाएगी। या फिर सिंपली देखो तो डिस्प्लेस इस डायरेक्शन के अंदर कर रही है और फोर्स जो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है। तो जिस पॉइंट से ब्रेक लगाना हमने स्टार्ट की होगी, उस पॉइंट से लेकर जब तक ये जो है मूव करेगी, फिर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उस दौरान जितना भी वर्क होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ नेगेटिव वर्क हुआ है, ठीक है। एक एग्जाम्पल कौन सी होगी, कार एंड ब्रेक, कार एंड ब्रेक वाली। दूसरी एग्जाम्पल जो है वो, अगर आप कोई भी चीज़ समझ लो कि बॉल को आपने थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, जैसे ये, तो आपके पास एक बॉल थी, आपने इसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर थ्रो किया और वो इस तरह से जो डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन के अंदर मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया, ऊपर जा रही है वो। अब जब ये ऊपर जा रही होगी, जैसे आपने इसको ऊपर की तरफ फेंका होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो वेट होगा वो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होगी वो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। तो इस दौरान जब ये ऊपर की तरफ जा रही होगी, क्या होगा कि वेट की फोर्स नीचे की तरफ और ये जो डिस्प्लेस कर रही है ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, यानी कि फोर्स और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उनके दरमियान एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का जब एंगल बन गया, तो जैसे ही आपने इसको जिस पॉइंट से लॉन्च किया था, उस पॉइंट से लेकर जहाँ तक ये स्टॉप होगी, उस पॉइंट तक जितना भी इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, इस दौरान जितना भी वर्क होगा हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आपके पास नेगेटिव वर्क है। यहाँ पे नेगेटिव वर्क हुआ है, जो फोर्स थी आपके पास जो फोर्स थी उसने नेगेटिव वर्क किया है, यानी कि बॉडी को रोका है। बॉडी ऊपर जा रही थी, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, और उसने जो उसको रोक दिया एक पॉइंट के ऊपर जाके, हमें पता है कि वो रुक भी जाती है। तो ये आपके पास दूसरा केस था, ये आपके पास दूसरा केस था। और आखिरी जो केस है, जो कि तीसरा केस है, वो कौन सा है, आखिरी जो केस है वो हमारे पास कौन सा है कि इफ़ जो थीटा है, इफ़ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री, कि अगर आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एन के दरमियान एंगल जो 90 डिग्री का हो, तो जो है वो आपके पास वर्क किस तरह का होगा और क्या कहलाएगा। फ़र्ज़ करो कि ये बॉडी है, किसी जो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसको इस डायरेक्शन के अंदर करना है या फिर इस डायरेक्शन के अंदर हो रही है, और आप इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर, ऊपर से यूँ नीचे की तरफ, ठीक है। या फिर फोर्स और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली उनके दरमियान जो एंगल बना हुआ 90 डिग्री का बना हुआ है, तो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, F इंटू एस, साथ में कॉस
थीटा होता है और कॉस थीटा की जगह पे 90 आ जाएगा, और सबको पता है कि कॉस 90 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो f इंटू एस इंटू 0 कंप्लीट जो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो वर्क होगा वो मिनिमम वर्क होगा या फिर 0 वर्क होगा, मिनिमम वर्क या फिर आपके पास इसे हम लोग 0 वर्क भी बोलते हैं। 0 वर्क यानी कि कोई वर्क नहीं हुआ, इस केस के अंदर कोई वर्क नहीं हुआ। और अगर इसकी एग्जांपल देखें हम लोग तो एग्जांपल इसकी कुछ इस तरह से है कि कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है और वो अपने पास एक ब्लॉक को उठा के ये उसके जो है वो आपके पास समझो कि हाथ है, और उसने ब्लॉक को यूँ उठाया हुआ है और वो मूव करता हुआ जो है वो जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो 0 वर्क होगा। इसने 0 वर्क किया, क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ ब्लॉक को होल्ड किया हुआ है, ब्लॉक के ऊपर वेट की जो फोर्स थी वो नीचे की तरफ लग रही थी। इसने क्या किया कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या अपने हाथ से जो है वो ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाई वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लगाई, यूँ ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लगाई वो ऊपर की डायरेक्शन के अंदर लगाई, जबकि ब्लॉक जो था वो इस तरह से मूव कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट जो थी इस तरह से थी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है। जो अप्लाइड फोर्स है जो हम उस बंदे ने लगाई हुई ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, इसको रोकने के लिए, नीचे जाने से रोकने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई हुई, और ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। इन दोनों के दरमियान एंगल की तरह 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि जो आपके पास ये वाला केस है, ये वाली एग्जांपल है, या फिर इस बंदे ने जो वर्क किया वो 0 वर्क किया है। और एग्जांपल के अंदर आप लिख सकते हो इस तरह से कि अ मैन होल्डिंग अ बॉक्स वाइल वॉकिंग। चलते हुए अगर एक बंदा जो है वो किसी बॉक्स को होल्ड करता हुआ इस तरह से आगे की तरफ जा रहा है तो वो 0 वर्क कर रहा है फिज़िक्स के सेंस के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये इसके स्पेशल हम लोगों ने जो है वो केसेस वगैरह भी देख लिए, और आखिरी चीज़ जो हमारे पास पावर है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, और फिर इस लेक्चर को जो एंड करते हैं। जी, तो ये हमारे पास पावर है और इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, तो जल्दी से इसे समझते हैं और इस वीडियो को जो है वो एंड करते हैं। डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। और इसी तरह की सेम डेफिनेशन जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 के अंदर काफ़ी जगहों पे पढ़ के आ चुके हैं। रेट का मतलब क्या होता है कि हम किसी क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो देख रहे हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क को अगर हम लोग टाइम की रिस्पेक्ट से मेजर करें, टाइम की रिस्पेक्ट से देखें, तो हमारे पास जो चीज़ आती है, जो नई क्वांटिटी आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। और आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि वर्क डन इन यूनिट टाइम के अंदर होने वाला वर्क डन आपके पास क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। और अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखें तो एवरेज पावर जो है वो किसके बराबर होती है? चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाय जो आपके पास टाइम इंटरवल है, या फिर जो जिसको हम लोग जो डेल्टा टी बोलते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर आप लोग थे उसके ऊपर टाइम कितना था, सेकंड वाला पॉइंट जिसके ऊपर आपके पास टाइम कुछ और होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या फिर इसको सिंपली बोलते हैं कि हम लोग टाइम इंटरवल है। तो ये एवरेज पावर अगर निकालनी हो तो ऐसे निकलती है, और अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है कि जो है वो लिमिट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाता है कि जो डेल्टा टी है इसको हम लोग बोलते हैं कि छोटा सा जो है वो इंस्टेंट है, छोटा सा लम्हा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर चली गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे आप हमने जो है वो वेलोसिटी वगैरह के अंदर या एक्सेलरेशन के अंदर दोनों इसी तरह के फार्मूले पढ़े थे, चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी। तो ये वही वाले फार्मूले हैं। और अगर सिंपल वाला फार्मूला देखना है तो सिंपली जो फार्मूला है इसका वो क्या है? P = W/T। और इसका मतलब क्या है कि यूनिट टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है, और उसका मतलब क्या होता है कि यूनिट मतलब 1, नीचे जो भी चीज़ होती है डिवाइड करने के बाद वो हमेशा 1 बन जाती है। तो यूनिट टाइम के अंदर, और टाइम की यूनिट हमारे पास जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर कोई बंदा कितना वर्क डन कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि उसकी पावर है, कि वो इतने टाइम के अंदर इतना वर्क डन जो परफॉर्म कर रहा है। और अगर एक एग्जांपल से इसको समझना है तो फ़र्ज़ करो कि एक जो है वो आपके पास यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, इसके ऊपर एक बंदे ने फोर्स लगाई, कुछ 5 न्यूटन की, और इसे डिस्प्लेस कर दिया, इस पोजीशन तक लेके आ गया, मतलब यहाँ से इस ब्लॉक को यहाँ पे लेके आ गया। और ये जो डिस्टेंस था ये आपके पास 2 मीटर का था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, जो इस बंदे ने
इसको ट्रैवल करवाया, इसको मूव करवाया या फिर इसको डिस्प्लेस किया है 2 मीटर का था। और इसे जितना टाइम लगा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में, वो कितने सेकंड लगे, फ़र्ज़ करो कि 5 सेकंड लगे, ठीक है, 5 सेकंड लगे। एक बंदा जो है वो यहाँ पे टाइम देख रहा था। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, ये वर्क हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे निकालें तो वर्क कैसे निकलेगा, F/s, और ये कितना आएगा 5/2, और 5/2 कितना होगा 10, यानी कि वर्क डन जो यहाँ पे होगा हमारे पास वो 10 जूल का होगा। इस बंदे ने जो वर्क डन किया वो 10 जूल का किया, कि इस ब्लॉक को 5 न्यूटन की फोर्स लगा के 2 मीटर दूर तक जो है वो लेके चला गया। तो वर्क डन कितना हुआ 10 जूल का, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ 10 जूल का हुआ। अब अगर इसी को हम लोग टाइम की रिस्पेक्ट से देखें, ठीक है, अगर इसी को हम लोग टाइम की रिस्पेक्ट से देखें, इन दोनों को डिवाइड करके देखें, तो आपके पास जो नई चीज़ आएगी वो पावर कहलाएगी। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई स्टॉप वॉच भी रख दी वहाँ पे, एक बंदा एक और खड़ा कर दिया कि देखो ये जो वर्क है वो कितना कर रहा है। तो उसने देखा और हमें बताया कि 5 सेकंड के अंदर इस बंदे ने इस ब्लॉक को यहाँ तक जो है वो डिस्प्लेस किया या फिर यहाँ तक जो है वो इसको लेके आया। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि टाइम कितना, 5 सेकंड। अब अगर आपको पावर देखनी है कि इस बंदे की पावर कितनी है, ठीक है, या फिर इसने कितनी पावर जो लगाई इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाने के लिए, तो वो पावर देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 सेकंड के अंदर देखेंगे कि वो उस बंदे ने कितना काम किया। 1 सेकंड के अंदर देखेंगे कि उस बंदे ने कितना काम किया है। तो अगर 5 सेकंड के अंदर 10 जूल का वर्क कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 1 सेकंड के अंदर कितना करेगा, 2 जूल का। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो इसकी पावर आएगी वो 2 आएगी, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 2 होगा यूनिट, क्योंकि अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ेंगे तो साथ में यूनिट भी लगा देंगे, ठीक है। और सिंपली अगर पावर के फॉर्मूले में डालना है तो यहाँ जो है आप लोग 10 डाल दो और यहाँ पे जो है आप लोग 5 डाल दो, डिवाइड करवाओगे आपके पास वही 2 आंसर आएगा। उसका मतलब कि 2 जो होगी वो आपके पास यूनिट होगी उस पावर की, यानी कि 2 जो है वो मैग्नीट्यूड होगा उस पावर का। और साथ ही साथ अगर हम लोग यूनिट भी देख लें तो यूनिट जो है वो आपके पास वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। और इसी जूल अपॉन सेकंड को हम लोग वाट बोलते हैं, इसी जूल अपॉन सेकंड को हम लोग वाट बोल रहे होते हैं, और यही इसकी SI यूनिट है। SI यूनिट आपके पास पावर की क्या है, वाट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस के अंदर जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, जो पावर होगी उस बंदे की वो कितनी होगी, 2 वाट की। मतलब उसने जो पावर ट्रांसमिट की होगी यहाँ पे अपनी, जो इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेस करवाया वो कितनी होगी, 2 वाट की, ठीक है। हमने 1 सेकंड के रिस्पेक्ट से देखा कि उसने कितना वर्क डन किया, और शायद जो समझ में आ गया होगा पावर का कॉन्सेप्ट की क्या है। सेम उसी तरह का जिस तरह एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का था। अच्छा, अब ये वाली एक और इसकी बड़ी यूनिट है हॉर्स पावर की, जो कि अक्सर प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो यूज़ हो रही होती है। इसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। और 1 हॉर्स पावर जो है वो कितने वाट के इक्वल है, 746। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट आते हैं। तो इसका मतलब कि अच्छी खासी बड़ी यूनिट है। और ये रिलेशन जो आप लोगों ने याद रखना है, सेम उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने ये याद रखा हुआ कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं, यानी कि किलोमीटर बड़ी यूनिट है और जो मीटर है वो छोटी यूनिट है। तो इसी तरह से समझ लो कि हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है और वाट जो है वो छोटी यूनिट है, और 1 हॉर्स पावर के अंदर 746 वाट आते हैं। आखिरी चीज़ जो हमारी रह गई है वो पावर का एक और फार्मूला है जिसकी छोटी सी डेरिवेशन है, मतलब वो भी प्रॉब्लम्स के अंदर आगे इस्तेमाल होगा, तो हम लोग यहाँ पे उसको भी देख लेते हैं कि वो जो है वो हमें क्या बता रहा है। और इसका क्या है, पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यानी कि पावर का एक और फार्मूला काफ़ी आसान सा है, इसको भी हम लोग जो है वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बताएं कि वर्क डन जो हमने पढ़ा है वो पीछे पढ़ा है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो वर्क डन की जगह पे अगर हम लोग वर्क डन की वैल्यू डालें तो F/s हम लोग जो है वो डाल सकते हैं, और अपॉन में T। और अगर ये देखें S/T, तो S/T हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था कि इसके बराबर होता है वेलोसिटी के। वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल होती है। तो ये आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी, और इसकी जगह पे हम लोग वेलोसिटी डाल सकते हैं। तो फाइनली पावर किसके इक्वल आएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये इसका एक और फार्मूला है कैलकुलेट करने का पावर को, कि फोर्स को और वेलोसिटी का जो है वो आप लोग डॉट प्रोडक्ट ले लो। अच्छा, ये भी डॉट प्रोडक्ट होता है। और अगर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान कुछ एंगल है तो डॉट हटेगा तो आपके पास क्या आएगा, cos थीटा आएगा। F/v यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और साथ में कॉस थीटा। किस केस के अंदर कि जिस केस के अंदर फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फाइनल फार्मूला है, या फिर ये वाला भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, फोर्स का और वेलोसिटी का एंगल इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आपकी जो पावर होती है इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है वो पावर की आखिरी चीज़ भी डिस्कस कर ली, और यहीं तक हमारा आज का जो था वो लेक्चर था। ये जितने भी टॉपिक्स थे वो आज के लेक्चर के वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी जो चीज़ें इस चैप्टर की वो हम लोग फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।